हाय फ्रेंड्स, मेरे रिजल्ट क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो चलिए बढ़ते हैं, आज के स्टैटिक जीके क्वेश्चन देखते हैं। आपके प्रीवियस ईयर 2021 में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए यहाँ से जो कि रिपीट जो कि एसएससी में जो कि बार बार क्वेश्चन को रिपीट किया जाता है, तो वही क्वेश्चन देखेंगे जो आपके एग्जाम में रिपीट किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसी को चलिए स्टार्ट करते हैं और आज क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन, एक वस्तु के जड़त्व की प्रत्यक्ष निर्भरता किस पर निर्भर करता है? तो आपके द्रव्यमान पर, आयतन पर, वेग पर या संवेग पर? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा द्रव्यमान पर। तो एक वस्तु के जड़त्व की प्रत्यक्ष निर्भरता किस पर निर्भर करता है? तो द्रव्यमान पर करता है। इसका आंसर लिया गया है, याद रखिए द्रव्यमान पर निर्भर करता है। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपके शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का खाली स्थान होता है तो समान गति होती है, समान त्वरण होता है या समान वेग होता है या समान बल होता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा समान त्वरण होता है। तो शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का भार होता है आपके समान त्वरण होता है। तो इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाले बल को क्या कहते हैं? तो विभव बल, गुरुत्व बल, स्प्रिंग बल या प्रत्यानयन बल? तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाए। आपके एसएससी में इसको पूछा गया क्वेश्चन है। तो स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई पर वापस लौटने के लिए जो लगने वाले बल को जो कि प्रत्यानयन बल कहते हैं। तो याद रखिएगा डी ऑप्शन प्रत्यानयन बल इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जूट के क्षेत्र के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो काली मिट्टी, लाल मिट्टी, कछारी मिट्टी या जलोढ़? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी। तो जूट के क्षेत्र के लिए, जूट की खेती के लिए जो सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी जो मानी जाती है, जलोढ़ मिट्टी में जो कि जूट की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी मानी जाती है। तो इसका डी ऑप्शन याद रखिएगा। तो जूट उत्पादन में भारत का पहला स्थान, ये भी याद रखिएगा, नोट करके रख लीजिएगा। तो जलोढ़ मिट्टी में जूट की जो खेती की जाती है बहुत मात्रा में यहाँ पे की जाती है। जलोढ़ मिट्टी में जो उपजाऊ है ज़्यादा मात्रा में इसमें होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन से एक भारतीय कृषि की विशेषता नहीं है? तो प्राकृतिक पराधु की अधिक निर्भरता, उत्पादकता का निम्न स्तर या फसलों की विविधता या डी है बड़े खेतों की प्रधानता? तो इसका सही ऑप्शन डी ऑप्शन सही हो जाएगा, बड़े खेतों की प्रधानता। तो इनमें से एक भारतीय कृषि की विशेषता नहीं है, तो आपके बड़े खेतों की प्रधानता इसमें कृषि की विशेषता नहीं। बाकी प्राकृतिक पर जो कि अधिक निर्भरता होते हैं और उत्पादकता का निम्न स्तर भी होता है और फसलों की विविधता आपके एक भारतीय कृषि की विशेषता है। ये सब ए, बी और सी सही है, बाकी इसका डी जो कि इसका गलत आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? तो गुप्त वंश में, पाल वंश में, राष्ट्रकूट वंश में या प्रतिहार वंश में? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा गुप्त वंश। इस वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिए थे। तो कौन से वंश में? तो गुप्त वंश में, याद रखिएगा। इससे गुप्त वंश में जो कि राजाओं ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक अनुदान में दिया था। तो इसका गुप्त वंश याद रखिएगा। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एरड़ अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो चंद्रगुप्त प्रथम से है, चंद्रगुप्त द्वितीय से, या भानुगुप्त या ब्रह्मगुप्त? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा भानुगुप्त। तो एरड़ अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो आपके भानुगुप्त से संबंधित है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। तो इसका सी ऑप्शन भानुगुप्त। तो एरड़ अभिलेख का संबंध इस राजा से है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुप्त राजवंश किसके लिए प्रसिद्ध था? साम्राज्यवाद के लिए और कला स्थापत्य के लिए, साहित्यिक कार्यों संरक्षण के लिए, अडीह राजस्व भूमि कर के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाए साहित्य कार्यों के संरक्षण के लिए जो गुप्त जो राजवंश है इसके लिए प्रसिद्ध है। साहित्यिक कार्यों के लिए गुप्त राजवंश है इसके लिए प्रसिद्ध है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता है? तो यजमान, अथर्वण, श्रमण या आपके श्रेष्ठी? तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा श्रमण। उत्तर वैदिक काल में वेद विरोधी या ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को आपके श्रमण के नाम से जाना जाता था। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो गेहूँ, जौ, चावल, तंबाकू? तो इसका सही ऑप्शन डी ऑप्शन सही हो जाएगा तंबाकू। तो ये आपके तंबाकू फसल का ज्ञान वैदिक काल में लोगों को नहीं था। तो याद रखिए वैदिक काल में इन लोग को पता नहीं था तंबाकू के बारे में। तो याद रखिएगा। तो इस बारे में आपके जो तंबाकू फसल के ज्ञान वैदिक काल में नहीं था। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और गेहूँ, जौ और चावल जो कि इन लोग को पता था वैदिक काल में। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता कौन सा स्थल भारत में नहीं था?
मांडा, आपके सुरकोटदा, हुलास, बालाकोट। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, बालाकोट। बाला जो कोट है यह हड़प्पा सभ्यता का जो यह स्थल है भारत में नहीं था, तो बालाकोट इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी मांडा, सुरकोटदा और हुलास ये आपके हड़प्पा सभ्यता से जो कि प्राप्त स्थल हैं, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा संस्कृति की मुद्राएं एवं पक्की मिट्टी के कलाकृतियों में किस पशु का चित्र नहीं किया गया है? तो हाथी, गाय, गैंडा और बाघ। तो इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा, गाय। तो हड़प्पा संस्कृति की मुद्राएं एवं पक्की मिट्टी के कलाकृतियों में किस पशु का चित्र नहीं था? तो गाय, जो इस पशु का चित्र आपके पक्के आपके मुद्राएं पक्की ईंटों के जो कि कलाकृतियों में आपके गाय जो पशु का चित्र नहीं किया गया। बाकी हाथी, गैंडा और बाघ का जो कि हड़प्पा सांस्कृतिक मुद्राओं पक्की मिट्टी के कलाकृतियों में जो कि इस जो हाथी, गैंडा और बाघ के पशु का चित्र मिलता है, बाकी गाय को छोड़कर। तो इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख कितने बार किया गया? तो 2 बार, 3 बार, 1 बार या 4 बार। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 1 बार। तो ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख कितने बार किया गया है? तो 1 बार किया है, याद रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी सरस्वती को मानी गई है, तो याद रखिए ऋग्वेद में सबसे जो पवित्र नदी मानी गई है तो सरस्वती को मानी गई। यहाँ से 2 क्वेश्चन बन सकता है, कौन सी नदी को पवित्र माना गया है? तो याद रखिएगा सरस्वती नदी को पवित्र मानी गई है आपके ऋग्वेद में। और साथ ही साथ ऋग्वेद में लगभग 25 नदियों का वर्णन है, जिनके सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी सिंधु का वर्णन कई बार हुआ है। तो याद रखिएगा सिंधु जो नदी है इसका वर्णन भी बार बार इसमें हुआ है, तो इसका 1 बार इसका वर्णन किया गया है, याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वांडीवास का युद्ध 1760 ईस्वी में किनके बीच हुआ था? तो फ्रेंच एवं जर्मनी के बीच, ब्रिटिश एवं डच के बीच, या ब्रिटिश एवं फ्रेंच के बीच, या डी है फ्रेंच एवं पुर्तगाल के बीच। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ब्रिट और आप जो ब्रिटिश थे और फ्रेंच के बीच, इन दोनों के बीच आपके वांडीवास का युद्ध हुआ था 1760 ईस्वी के बीच में। तो याद रखिएगा वांडीवास का युद्ध 1760 में ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच यह युद्ध हुआ था, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी, तो कौन से राजा ने करवाया? खुर्शीदौला, अलीवर्दी खान, मीर जाफर या मीर कासिम ने? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, इसका सही आंसर हो जाएगा। मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर इन्होंने स्थानांतरित की थी, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बक्सर के युद्ध में 1764 ईस्वी के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो औरंगजेब, बहादुर शाह जफर, आलम शाह प्रथम या शाह आलम द्वितीय? तो इसका सही आंसर हो जाएगा शाह आलम द्वितीय, जो कि बक्सर के युद्ध में 1764 ईस्वी के समय दिल्ली का शासक था, शाह आलम द्वितीय। याद रखिए बक्सर के युद्ध में 1764 ईस्वी में इस समय दिल्ली का शासक था शाह आलम द्वितीय, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया को घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर किसने सुनाया था? तो लॉर्ड कैनिंग ने, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने, या लॉर्ड हर्नबम ने, या आपके सर हार्टकोट बटलर ने? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग ने 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर इन्होंने सुनाया था। तो किसने? तो लॉर्ड कैनिंग ने, याद रखिएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अपश्रव्य तरंगों की आवृत्ति होती है कितनी होती है? 20 हर्ट्ज या 20 हर्ट्ज से अधिक, या आपके 20,000 हर्ट्ज से अधिक होता है, या आपके 20 हर्ट्ज से 20,000 से हर्ट्ज तक होता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 20 हर्ट्ज से कम, तो अपश्रव्य जो तरंगों की आवृत्ति होती है 20 हर्ट्ज से कम होती है, तो याद रखिएगा इसका ए ऑप्शन सही हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सबसे कम तरंग लंबाई वाले किरणें हैं, तो अल्फा किरणें, बीटा किरणें, एक्स किरणें या गामा किरणें? तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। जो कम तरंग लंबाई वाले किरण कौन सी है? तो गामा किरण जो किरणें होती हैं जो कि सबसे कम तरंग लंबाई वाले किरणें होती है, तो इसका डी ऑप्शन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऐसी तरंगे जिनका ध्रुवीकरण नहीं हो सकता क्या कहलाती है? तो अब आपके प्रकाश तरंगे, अनुप्रस्थ तरंगे, विद्युत चुम्बकीय तरंगे या अनुदैर्ध्य तरंगे? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन, अनुदैर्ध्य तरंगे। तो ऐसी तरंगे जिनका ध्रुवीकरण नहीं हो सकता क्या कहलाती है? अनुदैर्ध्य तरंगे, याद रखिएगा इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा, वनस्पति जगत में निम्न में से किसको उभयचर कहते हैं? तो शैवाल, फंगस, टेरिडोफाइटा या ब्रायोफाइटा को? तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा ब्रायोफाइटा। तो वनस्पति जगत में ब्रायोफाइटा को उभयचर कहते हैं, तो याद रखिएगा डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा
तो वनस्पति जगत ये विज्ञान में आपको जो ब्रायोफाइटा उसे उभयचर कहते हैं। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, तो यहाँ पे थोड़ा नोट देखते हैं। इस जगत के सदस्य जल एवं थल दोनों में जो कि अपना जीवन चक्र पूरा करते हैं, इस वर्ग को पादप जगत का एम्फीबिया वर्ग भी कहा जाता है। तो याद रखिए ब्रायोफाइटा जो कि यहाँ जो जगत में सदस्य जल एवं थल में जो ब्रायोफाइटा है जो कि दोनों जगह में रहता है और जीवन चक्र पूरा करते हैं, इस वर्ग को पादप जगत का एम्फीबिया भी इस वर्ग को कहा जाता है। तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बैक्टीरिया में पाए जाने वाले प्रकाश संश्लेषण आशय क्या कहलाता है? तो मध्यकाय, श्वसन मूल, जिनधर या वर्णकलिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वर्ण जो कि इल्वक होता है, जो कि बैक्टीरिया में पाने जाने वाले प्रकाश जो कि इससे संबंधित है। तो याद रखिए बैक्टीरिया में पाए जाने वाला प्रकाश संश्लेषण आपका वर्ण के जो कि किलक होता है। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मशरूम क्या है? तो मशरूम क्या है? तो कवक है, याद रखिएगा। इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। विषाणु क्या है? तो कोशी को आपके कोशिका होती है, अकोशीय या एक कोशीय या बहुकोशीय। तो इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो विषाणु क्या है? तो यहाँ आपके अकोशीय। तो विषाणु में कोई भी कोशिका नहीं पाई जाती जिसे अकोशीय कहा जाता है। तो इसका 24 का भी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में कौन सा स्तनपायी है? तो शार्क, स्क्विड, ऑक्टोपस या छछूंदर। तो इसमें से जो आपका जो छछूंदर है यहाँ आपको स्तनपायी है। तो इसका डी ऑप्शन याद रखिएगा। स्तनपायी के क्षेत्र में छछूंदर आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गर्म रुधिर वाले जंतु वे होते हैं जो अपने शरीर के तापक्रम को हमेशा एक समान बनाए रखते हैं, उसे आपके क्या कहते हैं? जो गर्म रुधिर वाले जंतु होते हैं जो अपने शरीर के जो तापक्रम है, तापमान जो कि हमेशा एक समान बनाए रखते हैं। तो आपके यहाँ आपके जो गर्म रुधिर वाले हैं जो कि आपके जो जंतु होते हैं जो कि हमेशा जो अपने तापमान है यहाँ एक समान बनाए रखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में कौन सा उड़ने वाला स्तनपायी है? तो जगुआर, पहलीकान, शुतुरमुर्ग, चमगादड़। तो जो आपका चमगादड़ है आपके उड़ने वाली स्तनपायी है। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। झींगा किस संघ का सदस्य है? तो आपका एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, पोरिफेरा या आपके क्रस्टेशिया का। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, आर्थ्रोपोडा। तो झींगा किस संघ का सदस्य है? तो आर्थ्रोपोडा का संघ का है। तो याद रखिएगा झींगा आपके आर्थ्रोपोडा संघ का सदस्य है। तो इसका भी ऑप्शन सही हो। एग्जाम में कई बार इसको पूछा। तो यहाँ पे जो आर्थ्रोपोडा संघ के सदस्य हैं आपके तिलचट्टा, खटमल, टिड्डा, तितली, बिच्छू, मकड़ी, केकड़ा, दीमक, ये सभी आपके आर्थ्रोपोडा संघ के अंतर्गत आते हैं। डायरेक्ट एग्जाम में पूछ देता है संघ के बारे में। तो याद रखिए तिलचट्टा, खटमल, टिड्डा, तितली, बिच्छू, मकड़ी, केकड़ा, दीमक, ये सभी आर्थ्रोपोडा संघ के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पंचायती राज किस विषय से संबंधित है? तो समवर्ती सूची, केंद्र सूची में, विशेषाधिकार की सूची में या राज्य सूची में। तो पंचायती राज जो विषय है किस में आता है? तो आपके राज्य की सूची में आता है, याद रखिएगा। 73वें संविधान संशोधन के तहत लाया गया है। तो पंचायती राज आपके राज्य सूची के अंतर्गत आता है। तो आज का क्वेश्चन यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे, वीडियो लंबा हो जाएगी इसलिए क्वेश्चन को यहीं तक रखते हैं। सारे जो क्वेश्चन कराए जाए सभी इंपॉर्टेंट है और आपके प्रीवियस ईयर में यहाँ से क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। अगर चैनल में नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुँच पाए। तो चलिए बस आज के इतना ही। थैंक यू। अच्छा लगे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।